चलिए बच्चों, आज हम बात करेंगे डेंसिटी के बारे में। तो डेंसिटी के बारे में थोड़ा डिटेल में हम डिस्कशन कर लेते हैं। डेंसिटी से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में हर बार प्रॉब्लम पूछा गया है। तो डेंसिटी से रिलेटेड आप प्रॉब्लम को अच्छे से समझिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कि डेंसिटी कैसे कैलकुलेट की जाते हैं। तो कैलकुलेशन करने के पहले हम थोड़ा सा कुछ डेरिवेशन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कैसे आप डेंसिटी को कैलकुलेट करते हैं। तो एक एक पॉइंट प्लस समझते जाइएगा। सपोज द लेंथ ऑफ द साइड, द लेंथ ऑफ साइड ऑफ यूनिट सेल, मतलब कोई यूनिट सेल दिया गया, उसका लेंथ क्या दिया गया, ए दिया गया है, ए पिकोमीटर। ध्यान सुनिएगा, मतलब ये कहा गया कि कोई आपका यूनिट सेल है। यूनिट सेल आप कैसे बनाते मैंने आपको बताया हूँ। जैसे यहाँ पे आपका क्या है, यूनिट सेल है, और ये कहा गया इसका लेंथ क्या है, ए पिकोमीटर। अब इसको समझिएगा, ए पिकोमीटर, जैसे आपका लेंथ पिकोमीटर में दिया गया, किस में दिया गया, पिकोमीटर में। यदि पिकोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो क्या लिखेंगे, ए इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। मीन्स एक पिकोमीटर इक्वल कितना होता है, होगा 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया कि कोई पेपर में आपका लेंथ दिया रहेगा, किस में दिया है, पिकोमीटर में दिया गया है, तो आप क्या लिखेंगे, पिकोमीटर। यदि पिकोमीटर में दिया गया और सेंटीमीटर में आंसर पूछे, क्या लिख देंगे, एक पिकोमीटर का कितना होता है, 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। चलिए दूसरे पॉइंट पे हम बात करते हैं, समझते जाइए। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल मतलब V की वैल्यू क्या होती है, A क्या होगा, Q होगा। क्या होगा हमारा, A Q होगा। चलिए यहाँ तक आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। यदि हम बात करें तो हमारा किस में होगा, पिकोमीटर Q में। यदि इसको आप सेंटीमीटर में चेंज करना है तो सेंटीमीटर में चेंज करने के क्या लिखेंगे, A इंटू 10⁻⁻10 का क्या लिखेंगे, Q। तो यहाँ क्या हो जाएगा, A इंटू 10⁻30 सेंटीमीटर Q। अब ध्यान सुनना बच्चों, यदि पेपर में आपका लेंथ पिकोमीटर में दिया गया है, अगर पिकोमीटर में आंसर देना है तो कुछ भी चेंजिंग नहीं करेंगे। पिकोमीटर में दिया गया और सेंटीमीटर पूछा जाए तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा, A इंटू 10⁻30 सेंटीमीटर Q। चलिए यहाँ तक आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। आपको सिर्फ फार्मूले याद करने हैं, लेकिन डेरिवेशन थोड़ा आप समझ लीजिए। चलिए हम बात करने जा रहे हैं मास ऑफ द यूनिट सेल। मास ऑफ द यूनिट सेल, तो यूनिट सेल का मास क्या होता है, इक्वल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ एटम इन द यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल मल्टीप्लाई मास ऑफ वन एटम। चलिए हम बात करने जा रहे हैं कि जैसे ये आपका यूनिट सेल है, मास ऑफ द यूनिट सेल, तो इस पूरे यूनिट सेल का मास क्या होगा, कैसे पता चले। ऐसे हो सकता है आपका नंबर ऑफ एटम यहाँ पे हो, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे या आठों कॉर्नर पे हो सकता है फेस सेंटर पे हो, या हो सकता है बॉडी सेंटर। तो पूरे इस यूनिट सेल की मास की बात किया जाए तो मास ऑफ द यूनिट सेल क्या होता है, नंबर ऑफ एटम इन द यूनिट सेल, मतलब इस यूनिट सेल में कितने एटम दिए गए हैं, इनटू मास ऑफ वन एटम, मतलब इस यूनिट सेल के अंदर कितने एटम दिए गए हैं, मल्टीप्लाई एक यूनिट का मास। तो मास ऑफ द यूनिट सेल पर क्या होता है, नंबर ऑफ एटम इंटू नंबर ऑफ एटम इन द यूनिट सेल इंटू मास ऑफ द एटम। चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं, यहाँ तक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए, तो मास ऑफ द यूनिट सेल इक्वल आप क्या लिख सकते हैं, ध्यान सुनना, Z इंटू M।
समझ में आ रहा है। जेड मतलब क्या, नंबर ऑफ एटम इन द यूनिट सेल, मतलब एक यूनिट सेल में कितने एटम हैं। और ये मतलब क्या, तो मास ऑफ वन एटम। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं मास ऑफ वन एटम इक्वल क्या होता है, मास ऑफ वन एटम। तो एक एटम का मास क्या होता है, होता हमारा एटॉमिक मास, एटॉमिक मास अपान क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर। क्या होता है हमारा, एवोगाड्रो नंबर। ध्यान सुनना, एवोगाड्रो नंबर। तो एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एम से, एवोगाड्रो नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे एन से। ध्यान सुनना बच्चों, यहाँ पे हमें निकालना डेंसिटी। तो डेंसिटी कैसे निकालते हैं, ध्यान, डेंसिटी बराबर क्या होता है, डेंसिटी इक्वल होता है मास अपान वी, मतलब डेंसिटी इक्वल मास अपान वी। अब हमें निकालना क्या है, मास ऑफ द यूनिट सेल। तो मास ऑफ द यूनिट सेल इक्वल क्या होता है, नंबर ऑफ एटम इन द यूनिट सेल इनटू मास ऑफ वन एटम। जैसे हम बात करें नंबर ऑफ एटम इन द यूनिट सेल, अगर आपका क्या दिया गया फेस सेंटर एफसीसी, तो एफसीसी में टोटल कितने एटम होते हैं, 4। बीसीसी के लिए बात करें कितने एटम होते हैं, 2। सिंपल क्यूबिक की बात करें तो उसके लिए सिंपल क्यूबिक के लिए एटम कितने होते हैं, 1। क्लियर है? तो यहाँ पे डेंसिटी इक्वल क्या था, मास ऑफ द यूनिट सेल अपान वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। समझे। यदि पेपर में लेंथ किस में दिया गया, पिकोमीटर में, तो यहाँ पे ए क्या हो जाए, ए क्यू पिकोमीटर या ए इंटू 10⁻30 सेंटीमीटर क्यूब। अब इस पूरे यूनिट का मास क्या होता है, नंबर ऑफ एटम इन द यूनिट सेल, कितने एटम है इंटू मास ऑफ वन एटम। और एक एटम का मास कितना होता है, एक एटम मतलब कहा कि एक एटम का मास क्या होता है, उसका एटॉमिक मास अपान एवोगाड्रो नंबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास ऑफ द यूनिट सेल इक्वल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल इंटू एटॉमिक मास अपान एवोगाड्रो नंबर। तो यहाँ पे समझना, मास ऑफ द यूनिट सेल इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ एटम इंटू मास ऑफ वन एटम। तो क्या होता है, मास ऑफ वन एटम का एटॉमिक मास अपान एवोगाड्रो नंबर, मतलब क्या हो जाएगा, कैपिटल एम अपान एवोगाड्रो नंबर। क्लियर है यहाँ तक। तो ध्यान सुनना, पूरे यूनिट का मास क्या होता है, मास ऑफ यूनिट सेल इक्वल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम इन द यूनिट सेल इनटू एटॉमिक मास अपान एवोगाड्रो नंबर। जेड की वैल्यू सिंपल क्यूबिक के लिए कितना रखेंगे, 1। बीसीसी के लिए कितना रखेंगे, 2। और एफसीसी के लिए कितना रखेंगे, 4। ये आप याद करिए, इन्हीं 3 में से पूछा जाएगा। चलिए, अब डेंसिटी इक्वल क्या हो जाएगा, डी इक्वल क्या हो जाएगा, डी इक्वल क्या हो जाता है, मास ऑफ द यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो मास ऑफ यूनिट सेल कितना होता है, एवोगाड्रो नंबर इनटू एटॉमिक मास अपान एवोगाड्रो नंबर इनटू क्या हो जाएगा, ए क्यू इंटू 10⁻30 सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब ध्यान से सुनना बच्चों, एक एक चीज़ को समझना, एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करिएगा। डेंसिटी इक्वल क्या होता है, डेंसिटी इक्वल होता है नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल इनटू एटॉमिक मास अपान एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है, 6.023 इंटू 10⁻23। जेड की वैल्यू क्या होती है, सिंपल क्यूबिक के लिए 1, बीसीसी के लिए 2, एफसीसी के लिए 4। एटॉमिक मास आपको निकालना रहेगा या पेपर में दिया रहेगा। यहाँ पे क्या लिखा गया है, ए क्यू इंटू 10⁻30 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। अब पॉइंट को सुनना बच्चों, जब पेपर में लेंथ या वॉल्यूम, लेंथ किस में दिया गया, पिकोमीटर में। पॉइंट सुनना, जब लेंथ आपका पिकोमीटर में दिया गया हो और आंसर पूछा गया सेंटीमीटर क्यूब में, तो फार्मूला डेंसिटी इक्वल क्या हो जाएगा, जेड इंटू एम अपान एवोगाड्रो नंबर इंटू ए क्यू इंटू 10⁻30 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एम क्या होता है, एटॉमिक मास। एन क्या है, एवोगाड्रो नंबर। जेड क्या है, नंबर ऑफ एटम। फॉर सिंपल क्यूबिक के लिए 1,
BCC के लिए 2, FCC के लिए 4 होगा। क्लियर है? आप ध्यान सुनना। लेकिन जब पेपर में एज लेंथ ध्यान सुनना बच्चों, जब लेंथ पिकोमीटर में था, फार्मूला क्या था, Z/M N/AQ × 10⁻30 सेंटीमीटर ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन जब आपका लेंथ किस में दिया गया हो, सेंटीमीटर में, कह सकते हैं इफ़ एज लेंथ इज गिवन इन सेंटीमीटर, इफ़ एज लेंथ गिवन इन सेंटीमीटर। जब एज लेंथ पिकोमीटर नहीं बल्कि किस में दिया गया है, सेंटीमीटर में, तो वहाँ पे आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, Z/M अपान 11 नंबर इंटू क्या हो जाएगा, AQ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो एक चीज़ समझना बच्चों, जब एज लेंथ पिकोमीटर में दिया गया, आंसर सेंटीमीटर में दिया गया, इस फार्मूले को लगाएंगे Z/M N/AQ × 10⁻30। लेकिन जब आपका एज लेंथ सेंटीमीटर में दिया गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर में निकालना, तो क्या फार्मूला, Z/M N/AQ ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। चलिए अब थोड़ा समझने की कोशिश करना बच्चों। अब आके पेपर में हो डेंसिटी पूछ ले, तो वहाँ पे आपका Z पता होगा, M दिया रहेगा, 1/2 नंबर। कभी कभार डेंसिटी दी रहती है, 1/2 नंबर वैल्यू पता ही है, M दिया रहेगा, Z पूछ लेगा। यदि Z बराबर 1 आएगा सिंपल क्यूबिक, Z बराबर 2 आएगा BCC, और Z बराबर 4 आएगा तो क्या कहलाएगा, FCC। कभी कभार पेपर में Z भी दिया रहेगा, N भी दिया रहेगा, D भी दिया रहेगा, एटॉमिक मास पूछ लेता है। तो ये हमारा फार्मूले हैं, 2 फार्मूले, पहला फार्मूला, दूसरा जब पिकोमीटर में दिया गया हो, पिकोमीटर में दिया गया, सेंटीमीटर पूछे तो ये फार्मूला लगाएंगे। जब एज लेंथ हमारा सेंटीमीटर में दिया गया तो ये फार्मूला लगाएंगे। तो इन दोनों फार्मूले को आप लोग अच्छे तरीके से याद करिए। अब चलिए हम आपको कुछ CBSE के प्रॉब्लम कराते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए इसको पहले नोट करिए, फिर प्रॉब्लम पर डिस्कशन करते हैं। चलिए आ जाइए बच्चों, हम इससे कुछ प्रॉब्लम पर डिस्कशन कर लेते हैं। थोड़ा सा आप प्रॉब्लम को देखिएगा। ये पहला प्रॉब्लम है, देखिए दिया क्या गया, ध्यान से देखिएगा। यह क्रोमियम हैज मोनो एटॉमिक बॉडी, कह रहा क्रोमियम हैज मोनो एटॉमिक बॉडी सेंटर क्यूबिक, मतलब बॉडी सेंटर क्यूबिक का मतलब क्या, BCC। बॉडी सेंटर क्यूबिक मतलब क्या होगा, BCC, और BCC मतलब किसके लिए, Z की वैल्यू क्या होगी, 2। स्ट्रक्चर मतलब क्या, क्रोमियम मोनोएटॉमिक जो BCC स्ट्रक्चर है। अब कह रहे इफ़ सेल एज लेंथ इज 300 पिकोमीटर, एज लेंथ किस में दिया गया है, 300 पिकोमीटर। डेंसिटी पूछा गया है, गिवन द क्रोमियम का एटॉमिक मास कितना दिया गया, 52। मतलब पेपर में आपसे डेंसिटी दिया गया है, एटॉमिक मास दिया गया है, BCC के लिए Z की वैल्यू क्या होती है, 2। आपको डेंसिटी निकालना है। देखिए डेंसिटी इक्वल क्या होता है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, डेंसिटी इक्वल क्या होता है, Z इंटू एटॉमिक मास अपान 1/2 नंबर AQ ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ये फार्मूला होता है Z/M N/AQ ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। Z की वैल्यू BCC के लिए कितना होगा, 2। M की वैल्यू कितना होता है, M की वैल्यू दिया गया है, N की वैल्यू पता है 6.02 × 10⁻33। एज लेंथ, अब देखिए यहाँ पे एज लेंथ किस में दिया गया, पिकोमीटर में दिया गया है, हमें निकालना सेंटीमीटर में। तो A बराबर क्या हो जाएगा, 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर क्यूब। यही फार्मूला होता है। थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करना, पेपर में क्या क्या दिया गया है, या यहाँ पे देखिए बच्चों, तो डेंसिटी इक्वल क्या होगा, Z/M, Z की वैल्यू 2, M की वैल्यू 52 हो गया। अब बताइए 1/2 नंबर की वैल्यू पता है। अब यहाँ पे AQ, ये क्या होता है, AQ × 10⁻30, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A का Q करेंगे क्या हो जाएगा, 300 × 10⁻10 का होल क्यूब। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका 3 और इसका 3। तो आपका फार्मूला क्या आ जाएगा, यही फार्मूला जो मैंने भी आपको बताया था, Z/M N/AQ × 10⁻30। Z की जगह रखेंगे 2, M की जगह रखेंगे 52, N की जगह रखेंगे 6.023, और A की जगह क्या रखेंगे, 300 का होल क्यूब × 10⁻30। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आपको आ गया होगा, सिंपल सा है। पिकोमीटर में दिया गया, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, तो इस फार्मूले लगाई, Z की जगह 2, M की जगह
52, एन की जगह 6.023, ए की जगह क्या लिखेंगे 300 का क्यू इंटू 10⁻30। तो यहाँ पे देखिए वही लिखा गया है, एज लेंथ दिया गया है तो क्या हो जाता है ए क्यू, वॉल्यूम क्या हो जाता है ए क्यू हो जाता है। तो यहाँ पे 3 का क्यू और 10⁻10 का क्यू 10⁻30 हो जाएगा, इसका क्यू रखेंगे आपका आंसर ए आ जाएगा। बात समझ में आ रही? चलिए अगली प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। चलिए देखते जाइए, सारे प्रॉब्लम समझ में आपको आ रहे होंगे। यहाँ पे देखिए दिया गया ए यूनिट सेल ऑफ द एलिमेंट ऑफ द एटॉमिक मास, एटॉमिक मास दिया गया है एंड डेंसिटी दी गई है, इज द क्यूबिक विथ एज लेंथ दिया गया है, फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ द लैटिस। अब ध्यान से सुनना बच्चों, इस तरह भी पूछे जाते हैं पेपर में। पेपर में क्या करें, एटॉमिक मास दिया गया है, डेंसिटी दिया गया, एज लेंथ। एज लेंथ किस में दिया गया है, पिकोमीटर में। मतलब अब आपसे पूछा फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल लैटिस, हमारा बताना है बीसीसी होगा कि हमारा एफसीसी होगा। ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा इसको, पेपर में क्या क्या दिया है ध्यान से देखिएगा। पेपर में एटॉमिक मास एम की वैल्यू कितनी दी गई है, एम की वैल्यू दी गई 96। डेंसिटी की वैल्यू दी गई 10⁻³ ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब। और क्या दिया गया, एज लेंथ ए की वैल्यू क्या दिया गया 314 पिकोमीटर। इसको सेंटीमीटर में चेंज करें क्या हो जाएगा 314 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर। पूछा फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल लैटिस, हमें स्ट्रक्चर बताना है कि आपका एफसीसी है कि बीसीसी। अब ध्यान से, जब z बराबर 1 आएगा तो क्या कहलाएगा, सिंपल क्यूबिक। जब z बराबर 2 आएगा तो क्या कहलाएगा, बीसीसी। अब z बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाए तो क्या कहलाएगा हमारा एफसीसी। तो फार्मूला डी बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है z इंटू एम अपान ए क्यू इंटू एगाद्रो नंबर इंटू 10⁻30। कब होगा, मैंने बताया जब आपका एज लेंथ पिकोमीटर में दिया गया हो और सेंटीमीटर में पूछा गया, यहाँ सेंटीमीटर है तो z इंटू एम, ए का क्यू एगाद्रो नंबर इंटू 10⁻30। तो z आपसे पूछा गया, डी की वैल्यू डेंसिटी की वैल्यू कितनी दी गई है 10⁻³ इक्वल z। एम की वैल्यू कितना दिया गया 96, यहाँ आप क्या लिख देंगे 96 अपान एज लेंथ क्या दिया 314, तो 314 का क्या लिखेंगे क्यू लिखेंगे, क्योंकि ए क्यू एगाद्रो नंबर होता है 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻30। यहाँ पर आप क्या निकाल लेंगे जेड की वैल्यू। अब वही देखिए यहाँ पे दिया गया है, देखिएगा सिंपल सा प्रॉब्लम था कि डेंसिटी दिया गया है, डी की वैल्यू दी गई, एम की वैल्यू दी गई, एन की वैल्यू दी गई, ए बराबर ए दिया गया, जेड निकालना है। इन्होंने जेड बराबर कितना आया 2 आया, जब जेड बराबर 2 आएगा तो क्या बन जाएगा बीसीसी बन जाएगा। बात समझ में आ रही, चलिए आ जाइए, आपका सीबीएसई 2015 का प्रॉब्लम है तो इसको समझिए। लिखा गया ए एलिमेंट विथ मोलर मास इतना दिया गया, फॉर्म द क्यूबिक यूनिट सेल विथ एज लेंथ दिया गया, इफ द डेंसिटी इतना दिया गया। पूछा गया व्हाट इज द नेचर ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे एज लेंथ ऑलरेडी किस में दिया गया, सेंटीमीटर में दिया गया है। अब ध्यान से देखिएगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, ए फिल्मेंट मोलर मास मतलब मास आपका दिया गया है, कितना दिया गया है, एम की वैल्यू कितनी दी गई है 27। एज लेंथ दिया गया है, ए की वैल्यू कितना दी गई है 4.05 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर। और डेंसिटी डी की वैल्यू कितनी दी गई है 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। अब ध्यान सुनिएगा, आपसे पूछा कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल, मतलब हमें क्या बताना है जेड की वैल्यू निकालना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखेंगे एज लेंथ किस में दिया गया सेंटीमीटर में। जब सेंटीमीटर में दिया गया है तो डी का फार्मूला क्या हो जाता है जेड इंटू एम अपान ए क्यू इंटू एगाद्रो नंबर। तो डी की जगह क्या रखेंगे
2.79 जेड, एम की जगह क्या रखेंगे 27। अब यहाँ पर 10⁻30 नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी किसमें दिया गया सेंटीमीटर में। तो एक जगह क्या रखेंगे 4 पॉइंट क्या दिया गया है 4.05 इंटू 10⁻⁻8 का क्या रखेंगे होल क्यू यहाँ पे 6.023 इंटू 10⁻23। बात समझ में आ रही। तो यहाँ पे देखिए फिर से देखिए डी बराबर क्या है जेड इंटू एम ए क्यू इंटू एन जीरो। यहाँ पे 10⁻⁻30 नहीं ली, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एजिलेंट ऑलरेडी किसमें दिया गया है सेंटीमीटर में दिया गया है। बात समझ में आ रही। तो डी बराबर क्या है जेड इंटू एम। तो डी की वैल्यू दी गई है, जेड निकालना है, एम की वैल्यू दिया गया है, ए की वैल्यू कितनी दी गई है 4.05 इंटू 10⁻⁻8 का होल क्यू, 11 नंबर की वैल्यू दी गई है। तो यहाँ पे जब जो जेड की वैल्यू निकालेंगे तो आपका आंसर पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जेड कम्स आउट टू बी 4, मतलब कह रहा जब इसको कैलकुलेशन करें कितना आएगा 4 आएगा। इसलिए हमारा कैसा स्ट्रक्चर होगा फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर होगा। बात समझ में आ रही। चलिए आ जाइए अगले प्रॉब्लम पे थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है कि ए एलिमेंट एक्स कोई हमारा है, उसका एटॉमिक मास दिया गया है डेंसिटी इतना दिया गया है, एज लेंथ इतना दिया गया। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द डिश। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये CBSE का है 2008 का है। पहले आपको आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द क्यूबिक, किस टाइप का है, BCC है, FCC है, सिंपल क्यूबिक। अब बताइए यहाँ पे एज लेंथ किस में दिया है, पिकोमीटर में दिया गया। जब पिकोमीटर में दिया रहता है फार्मूला क्या लगा करते हैं जेड इंटू एम 11 नंबर इंटू ए क्यू इंटू 10⁻30 यही होता है। तो यहाँ डेंसिटी बराबर क्या जेड एम एन ए ग्राम सेंटीमीटर क्यू होता है। डी की जगह कितना रखेंगे डेंसिटी ए दिया गया है रखा, जेड एम कितना दिया 50, 11 नंबर क्या 6.02 इंटू 10⁻33। एज लेंथ कितना दिया गया है, एज लेंथ दिया क्योंकि पिकोमीटर में है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या रखते हैं 10⁻30। तो 400 का क्यू इंटू 10⁻30। तो जेड बराबर कितना आ गया 4। ये जेड बराबर 4 आ रहा क्या बनता है FCC। तो पूछा गया आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, मतलब किस टाइप का है FCC। अब ध्यान से देखिए पूछा क्या गया कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द एटम। अब हमें पता चले कैसा हमारा स्ट्रक्चर है FCC फेस सेंटर। और फेस सेंटर क्यूबिक के लिए रेडियस फार्मूला मैंने बताया था R इक्वल क्या होता है A/2√2 या √2 फेस सेंटर के लिए मैंने रेडियस का फार्मूला क्या बताया था R इक्वल A/2√2। ये हमारा क्या एज लेंथ कितना दिया 400 पिकोमीटर, 400 2√2। जब इसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर किस में आ गया पिकोमीटर में। सेंटीमीटर में पूछा जाए तो एक जगह क्या रख देंगे 400 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए एज लेंथ है, एज लेंथ को अगर पिकोमीटर में है इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना तो क्या लिख देंगे 10⁻10 लिख देंगे। सिंपल सा प्रॉब्लम है, आपको समझ में आ रहा होगा। आ जाइए अगले प्रॉब्लम पे हम डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए वही प्रॉब्लम में कह रहा सोडियम क्लोराइड क्रिस्टलाइज इन द फेस सेंटर क्यूबिक, मतलब ऑलरेडी बता दिया कि हमारा जो कैसा है फेस सेंटर क्यूबिक मतलब FCC स्ट्रक्चर का। अगर FCC बोल दिया तो जेड की वैल्यू कितना रखेंगे 4। चलिए इफ़ डेंसिटी ये दी गई है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन Na एंड नियरेस्ट सीलर इतना दिया गया है, फाइंड आउट द एगाद्रो नंबर। अब ध्यान से देखिएगा एक फार्मूला होता है लेंथ ऑफ द एज। लेंथ ऑफ द एज इक्वल क्या होता है आप याद करिएगा जब NaCl केस में बात करेंगे तो लेंथ ऑफ द एज ए की वैल्यू क्या होता है 2Na+Cl माइनस। तो लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द यूनिट सेल क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 281। तो ये हमारा ये आ जाएगा। फेस सेंटर जेड की वैल्यू दी गई है, डेंसिटी दी गई है और एम दिया है 11 नंबर ऑफ निकाल लेंगे। बात समझ में आ गई बच्चों। तो यहाँ पे देखिए आपसे पूछा गया 11 नंबर पूछा गया है, समझ में आ रहा। जेड की वैल्यू पता है, डेंसिटी पूछा गया है, हमें 11 नंबर नहीं पता है। तो ये फार्मूला होता है NaCl केस में लेंथ ऑफ द एज क्या होता है 2
NaCl है, 2Na + Cl माइनस। तो यहाँ कह रहा है, यहाँ देखिए कि दिया क्या गया है, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टलाइन फेस सेंटर की डेंसिटी दी गई। इफ द डिस्टेंस बिटवीन Na एंड Cl, मतलब Na और Cl के बीच डिस्टेंस कितना 281। तो एज लेंथ इक्वल क्या होता है 2 Na और Cl, Na + Cl के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो 2 × 281 कितना आ जाएगा, पिकोमीटर में दिया गया है, जिसको सेंटीमीटर में चेंज करना क्या कर देंगे 10⁻⁻10 कर देंगे, तो हमारा आंसर आ गया सेंटीमीटर में। फिर सुना, पेपर में एक आधो नंबर पूछा गया है, डेंसिटी दी गई, m दिया गया, लेकिन a की वैल्यू नहीं दी गई थी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मेंशन किया है इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन Na एंड Cl, तो वहाँ पे एज लेंथ क्या होता है 2 × कितना इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, तो 2 × 281, ये पिकोमीटर में है, तो किस में चेंज करेंगे सेंटीमीटर में, तो हमारा सेंटीमीटर में आ जाएगा। बात समझ में आ रही। और FCC के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है 4 होती है, m की वैल्यू दी गई है, तो डेंसिटी वाला ZmN × AQ, डेंसिटी की वैल्यू दी गई, Z की वैल्यू 4 है, m की वैल्यू दिया गया है, A की वैल्यू आपने निकाल लिया AQ, तो यहाँ पे n की वैल्यू आ जाएगी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 6.09 × 10⁻23 आपका आंसर आ जाएगा। आपको समझ में चीज़ें आ रही होंगी। तो चलिए बच्चों, आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। तो इस तरह डेंसिटी से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।